क्वेश्चन नंबर 20। ये क्वेश्चन मैंने सैटरडे को मैंने इस टॉपिक से रिलेटेड आप लोगों को पढ़ाया है। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है, दो इनफाइनाइटली लॉन्ग पैरेलल करंट कैरिंग वायर ए एंड बी कैरी करंट आई एंड 2i। ए और बी दो वायर है, ध्यान से सुनिएगा। ये दो वायर है, एक वायर है ये हमारा जिसका नाम मान लेते हैं कि ये बी है, और एक वायर हमारा ये है जिसका नाम क्या है बेटा, ए है। ये दो वायर है और इसमें जो करंट है वो करंट आई और 2i है, यानी ए में जो करंट है वो आई है और बी में जो करंट है वो कितना है, 2i है, और दोनों वायर पैरेलली रखा हुआ है एक दूसरे के रेस्पेक्टिवली। द वायर ए हैज यूनिफॉर्म मास पर यूनिट लेंथ, मतलब इसके यूनिट लेंथ में मास जो है वो हर जगह पे कांस्टेंट है, मतलब इसकी लीनियर मास डेंसिटी को कितना मान लेते हैं हम, लैम्डा। लीनियर मास डेंसिटी का मतलब हो गया लैम्डा इज इक्वल टू टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ। जैसे कि लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है लैम्डा बराबर q अपॉन l, तो लीनियर मास डेंसिटी होता है टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये हो गई लीनियर मास डेंसिटी की बात। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है लैम्डा लाइज ऑन ए इंसुलेटेड फ्लोर, कह रहा है कि ये वाली जो वायर ए है ये एक फ्लोर पे रखा हुआ है, और ये फ्लोर कैसा है, इंसुलेटेड फ्लोर है। कैसा फ्लोर है, इंसुलेटेड, मतलब जिससे होकर के करंट पास ना कर सके, ठीक है ना। उस फ्लोर पे ये वायर को रखा गया है। कह रहा है कि द वायर बी इज केप्ट फिक्स्ड एट ए हाइट h। कह रहा है वायर बी को इससे कितनी हाइट पर रखा गया है, तो बोल रहा है कि इससे h हाइट पे रखा गया है। कितनी हाइट पे रखा गया है, h हाइट पे रखा गया है। कह रहा है कि द मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ h की वैल्यू कम से कम कितनी होनी चाहिए, सो दैट द वायर ए डज नॉट राइज फ्रॉम द फ्लोर। अब देखो कह रहा है कि h की वैल्यू कितनी होनी चाहिए कि वायर ए ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। इसको फिक्स कर दिया गया है, ध्यान रखें, इसको क्या कर दिया गया है, फिक्स, मतलब ये नीचे या ऊपर कहीं नहीं जा सकता, ये फिक्स है। ये क्या है, फिक्स है। मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को बताया था कि अगर दो वायर हो, दोनों वायर में करंट फ्लो कर रहा है, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगाता है। क्या लगाता है, तो ऑब्वियस सी बात है ये दोनों वायर भी एक दूसरे के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगाएगा। क्या लगाएगा, मैग्नेटिक फोर्स लगाएगा, ठीक। दोनों में करंट का डायरेक्शन अगर सेम है तो दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, करंट का डायरेक्शन सेम है तो कैसा फोर्स होगा, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव, अट्रैक्टिव। कैसा होगा, तो इसका मतलब ये वायर बी जो कि फिक्स है, वायर ए फ्री है, ये ऊपर नीचे नहीं भी भाग सकता है, तो वायर बी जो है वायर ए को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। वायर ए को क्या करेगा, अपनी तरफ इसको खींचेगा, ठीक। कितनी ताकत से खींचेगा, तो इसके लिए मैंने फोर्स का फॉर्मूला बताया था कि फोर्स बराबर होता है म्यू नॉट इनटू I1 इनटू I2 अपॉन में 2πd। ये फॉर्मूला बताया था, जहां पर मैंने लेंथ को कितना मान लिया था, 1 मान लिया। लेंथ को कितना माना था, ऐसा बताया था, नहीं बताया। दो वायर के बीच में जो फोर्स लगता है दैट इज अट्रैक्टिव फोर्स होता है, अगर दोनों में करंट है, दैट फॉर्मूला इज म्यू नॉट I1 I2 by 2πd। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी ये वायर बी कितनी ताकत से खींच रहा होगा, तो इतनी ताकत से ऊपर खींच रहा होगा, किधर खींच रहा होगा, लेकिन यहाँ पर d ना मान करके इन दोनों के बीच की दूरी को क्या माना गया है, h माना गया है, तो हम यहाँ पर d ना लिख करके क्या लिख देंगे बेटा, कोई परेशानी है इसमें, नहीं। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये वायर ऊपर नहीं जाना चाहिए, वायर यहीं पे रुका रहना चाहिए, ऊपर नहीं भागना चाहिए। क्यों नहीं भागेगा, जब b उसको खींच रहा है तो उसको तो जाना चाहिए ऊपर, लेकिन ऊपर नहीं जा रहा है, तो कौन ऊपर जाने से रोक रहा होगा उसको, कौन, नहीं, इंसुलेटिंग वायर, ये नहीं, असल में इसको नीचे की तरफ इस पर कोई ना कोई तो फोर्स लग रहा होगा, कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, कितना, ठीक है। अगर वायर की लंबाई को तुमने क्वेश्चन में 1 मान लिया है तो m कितने के बराबर होगा भाई, इस फॉर्मूला में तुमने लेंथ को, यहाँ पर लेंथ भी मल्टीप्लाई होता था, याद है कि नहीं है, यहाँ पे लेंथ भी मल्टीप्लाई होता था। मैंने बोला था अगर लेंथ 1 है तो फॉर्मूला इतना सिंपल से हो जाता है। तो अगर तुमने लेंथ को 1 मान लिया तो यहाँ भी लेंथ को अगर 1 मान लो तो लैम्डा किसके बराबर होगा, m के बराबर नहीं हो जाएगा। तो तुम यहाँ पर बस कुछ नहीं कहो, तुम बोलो कि ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स, यानी F की जगह कितना डाल दो बेटा, mg बराबर हो जाएगा कितना, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन में कितना 2/h। और तुमने देखा अगर लेंथ 1 है तो मास और लैम्डा आपस में इक्वल हो जाएगा,
H को यहाँ कर लो तो H बराबर हो जाएगा म्यू नॉट इंटू I1 इंटू I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू कितना, दिस इज द जी छूट गया, कोई नहीं, जी को भी उधर नहीं समझा, अरे नहीं समझे, जी भी तो जाएगा ना उधर, नहीं है, नहीं है, नहीं है, ठीक। तो देख रहे, हालांकि ये सब क्वेश्चन बच्चों से नहीं हुआ कल तक, अच्छे अच्छे बच्चे का लटक गए, लेकिन देख रहे हो तुम्हें फॉर्मूला अगर पता है, छोटा सा कॉन्सेप्ट तुम्हें पता है कि भाई वायर बी ऊपर खींचेगा, वायर ए को ऊपर नहीं जाना है, तो नीचे कौन फोर्स लगाएगा, mg और उस मैग्नेटिक फोर्स को बराबर कर देंगे, वहां से आंसर हमारा आ जाएगा। उरूज वाले अभी आपको अभी ये टॉपिक नहीं पढ़ा है, ठीक है ना, तो परेशान मत हो, ये तीनों मूर्ति के लिए भी नया था, ठीक है, तो आप लोग भी बस देख करके मजे लीजिए, क्या कीजिए, मजे सी। अगला एक और क्वेश्चन मैं जो समझाने वाला हूँ, जो मैं कल के ही लेक्चर में मैं पढ़ाया था, एक और क्वेश्चन देखिए जो मैं पिछली क्लास में ही मैंने समझाया इस टॉपिक को भी, इधर है, अरे हाँ, क्वेश्चन नंबर 41 यस, चलो राधिका समझ लो, क्वेश्चन नंबर कितना है 41, क्वेश्चन नंबर 41, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, 41 में क्या है, ये एक रिंग बना दिया है ऐसा, और इस रिंग में क्या है, यहां से करंट चल के आई कितनी, आई नॉट, ऊपर से जा रहा है, ये ठीक नहीं है, ऊपर पता नहीं सुमैया को हम लोग हार्वर्ड के मेंटल हॉस्पिटल चलाए थे, चलो सीख ये ऐसा कैसे, इसमें बोल रहा है कि दो पाथ है इसके पास, एक है ABC और एक है ADC, एक कौन सा है पाथ, ध्यान से देखना, एक पाथ है ABC और एक पाथ कौन सा ABC। जब करंट यहाँ से I नोट आएगा तो करंट का एक पार्ट इधर जाएगा और एक पार्ट इधर जाएगा, इसमें कोई दिक्कत है किसी को, करंट दो पार्ट में बढ़ जाएगा अकॉर्डिंग टू द किरचॉफ्स के करंट लॉ के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि रेजिस्टेंस ऑफ द सेगमेंट ABC इज हाफ दैट ऑफ ADC, कह रहा है कि इसका जो रेजिस्टेंस है इसके रेजिस्टेंस का कितना है, आधा। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर इसका रेजिस्टेंस R है तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, यही तो मतलब हुआ ना भाई, इसका आधा है वो, तो अगर ये R है तो ये 2R, तो 2R का आधा R नहीं दिख रहा है तुम्हें, नहीं दिखाई दे रहा है, बात यहाँ तक क्लियर। अब तुमने एक इक्वेशन पढ़ा है, करंट बराबर कितना होता है बेटा, V अपॉन, तो R जितना ज्यादा होगा करंट उतना ही कम होगा। तो अब तुम ये कह सकते हो कि सर अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस दोगुना है तो यहाँ का करंट आधा होगा, नहीं होगा, यहाँ का रेजिस्टेंस दोगुना तो यहाँ का करंट कितना होगा, आधा। तो अगर तुम बोल देते हो कि सर इस रास्ते में करंट, सपोज इस रास्ते में करंट I है तो इस रास्ते में करंट सर कितना होगा, 2I, इसका दोगुना यहाँ होगा, कह लो इसका आधा यहाँ होगा, कोई दिक्कत वाली बात, बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात, यहाँ तक बात क्लियर। तुम एक काम ये कह सकते हो कि सर इस जंक्शन पे जितनी करंट आएगी उतनी ही करंट जाएगी, मतलब तुम कह सकते हो कि I नोट बराबर होगा सर कितना, 2I प्लस कितना I, और तुम कह सकते हो कि I नोट अपॉन 3 बराबर कितना हो जाएगा I। यहाँ तक में तो किसी को मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब बताओ अतीफा, पूरे सर्कल का, अगर ये पूरा सर्कल है, इस पूरे सर्कल में करंट फ्लो कर रहा है, तो इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, जल्दी बताओ, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, वो तो फोर्स करना था रे, अरे यार, किसी रिंग में अगर करंट फ्लो कर रहा है तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तुम लोग हाँ बोलो, म्यू नॉट I बाय 2R, ये फॉर्मूला था, कितना था, म्यू नॉट I बाय 2R।
भाई आप लोग के ऊपर से जाएगा, आप लोग सैटरडे को मजा किया करो, ठीक है ना, घर पे रहो, मजे करो, समझ रहे हो, एंजॉय किया करो। म्यूनोटाइप है कितना होगा 2R। तो जब पूरे सर्कल का, ध्यान से सुनना, पूरे सर्कल का मैग्नेटिक फील्ड इतना, तो आधे सर्कल का कितना होगा, सिर्फ आधे का, इतने दूर का हमें देखना है, सिर्फ इतने का मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, कोई बताएगा? कोई बताएगा? 1/2 से मल्टीप्लाई कर दोगे कितना आ जाएगा, यानी आधा हो जाएगा। आधा होने का मतलब म्यूनोटाइप है कितना हो जाएगा बेटा? यहाँ तक बात क्लियर है? यहाँ तक बात क्लियर? सुनना सुनना सुनना, ध्यान से सुनना। अगर मैं इस पार्ट का मैग्नेटिक फील्ड देखूं और इस पार्ट को मैं पार्ट 1 बोल देता हूं, इस पार्ट को मैं पार्ट 2 बोल देता हूं, तो मैं पार्ट 1 का अगर मैग्नेटिक फील्ड देखूं B1, तो तुम क्या कहोगे, ये हो जाएगा सर म्यू नॉट इनटू, इसमें जो करंट है वो कितना है 2I डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा हमारा, डिवाइडेड बाय हमारा कितना हो जाएगा, आधा है, ये आधा है, आधा है, तो क्या लिखोगे 4। कोई परेशानी वाली बात है? और अगर तुम इस वाले पार्ट का मैग्नेटिक फील्ड देखोगे, इस वाले पार्ट का, तो तुम क्या कहोगे, सर इस वाले आधा पार्ट का जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो आएगा म्यू नॉट इनटू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट इनटू I, हाँ ठीक है, म्यू नॉट इनटू यहाँ पर कितना आ जाएगा करंट I डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 4। क्या इसमें कोई परेशानी है किसी को? अभी बोले थे ना आधा का कितना होता है, अब हम सिर्फ इतने का देख रहे हैं ना, सिर्फ इतने का, तो सिर्फ इतने का देख रहे हैं तो क्या आएगा म्यू नॉट इनटू इस रास्ते की करंट कितनी है 2I, तो हमारी लिखेंगे 2I डिवाइडेड बाय रेडियस जो भी है, अपनी रेडियस नहीं पल्ले पड़ा, समझ में आ गया? अब दोनों का मैग्नेटिक फील्ड आ गया। अब ध्यान से देखो, इसमें जो करंट है, इसमें करंट का डायरेक्शन कैसा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, और इसमें तो दोनों का मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट होगा या सेम डायरेक्शन में? एक तरफ क्लॉकवाइज दिख रहा है, एक तरफ एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, तो दोनों का मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट होगा। जब मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट होगा तो दोनों का मैग्नेटिक फील्ड माइनस होगा या प्लस होगा, माइनस होगा या प्लस होगा, माइनस होगा। तो जब तुम B नेट निकालोगे टोटल मैग्नेटिक फील्ड, तो ये बड़ा है, बड़े में से छोटे को माइनस कर दो, यानी म्यू नॉट इनटू 2I डिवाइडेड बाय 4R में से माइनस कर दो किसको, म्यू नॉट इनटू I डिवाइडेड बाय 4R को। यहाँ पर अगर इसको तुम सॉल्व करोगे तो ये तुम्हारा कितना आ जाएगा, म्यू नॉट इनटू I डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 4R, बट I के फॉर्म में आंसर नहीं होगा, आंसर होगा I नॉट के फॉर्म में। तो तुम कुछ मत करो, यहाँ म्यू नॉट ठीक है, डिवाइडेड बाय 4R ठीक है, I की जगह पर कितना डाल दो ला करके I नॉट बाय 3, तुम्हारा आंसर आ जाएगा म्यू नॉट इनटू I नॉट डिवाइडेड बाय कितना 12। नहीं आई बात समझ, नहीं आई बात समझ, कितना आसान क्वेश्चन। अगर तुम्हें बेसिक पता है, अगर तुम्हें बेसिक पता है, क्या क्या बेसिक पता है कि जब करंट यहाँ आएगा 2 पार्ट में बढ़ जाएगा। अगला चीज क्या, अगर इसका रेजिस्टेंस 2 गुना है तो इसका करंट आधा होगा, मतलब इसका करंट 2I तो इसका करंट I हो जाएगा। दोनों में किरचॉफ का करंट लॉ लगाने के लिए आना चाहिए कि I नॉट बराबर 2I प्लस I, तो I यहाँ से निकालने के लिए आना चाहिए। अगली चीज क्या पता होना चाहिए कि हाफ रिंग का मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है। हाफ रिंग का मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट इनटू करंट डिवाइडेड बाय 4 इनटू रेडियस। करंट इसमें कितना था 2I, तो 2I डाल देंगे डिवाइडेड बाय 4 इनटू रेडियस। इस वाले में म्यू नॉट इनटू करंट I था, तो I डिवाइडेड बाय 4 इनटू रेडियस। दोनों में करंट का डायरेक्शन अपोजिट है, मैग्नेटिक फील्ड माइनस होगा, दोनों को माइनस करके सॉल्व करके आंसर निकाल देंगे। कई सारी चीजें इस क्वेश्चन में आ गई, किरचॉफ का करंट लॉ भी आ गया, रेजिस्टेंस का भी कॉन्सेप्ट आ गया कि भाई रेजिस्टेंस 2 गुना या हाफ होगा तो क्या होगा। अरे नहीं है, ऊपर से जाएगा, ऊपर से जाएगा। बात आई समझ में? आप लोग को नहीं है इसमें आया? चलो आ जाओ। ये 2 क्वेश्चन था जो मुझे लगा कि मैंने पिछले सैटरडे के दिन मैंने डिस्कस किया था इस क्वेश्चन को, तो मैं सोचा कि एक बार क्या करूं, 17 एक लाइन से नहीं करवाओगे, ऐसे ही करवाओगे, ठीक 17 ये तुम क्वेश्चन कहाँ से ट्राई मार दिए? हाँ, इसका आंसर जो आएगा, इसका आंसर आएगा 3rd, नहीं रुक जाओ, क्या चीज बोला है, द इंडक्टेंस लूप ऑफ इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, अच्छा XY प्लेन देयर इज ए कांस्टेंट मैग्नेटिक appropriate the figure correctly represent the quality पावर का दिखाया तो पावर कॉस के फंक्शन में आएगा। 4th ऑप्शन सही होगा इसका, 4th इसका सही होगा।
क्योंकि साइन के फॉर्म में दिया हुआ यहाँ पर एरिया, उसको डिफरेंशिएट करोगे तो वोल्टेज जो आएगा कॉस के फॉर्म में आएगा, और कॉस का ग्राफ ऑप्शन 4 दिख रहा है। खैर ये EMI का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का क्वेश्चन है, अभी EMI चैप्टर तुम लोग नहीं पढ़े हो, तुम्हारे ऊपर से जाएगी, ये सब चीजें तुम्हें अभी समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। ये टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, ठीक। अभी आप लोगों का करंट मैग्नेटिज्म ही चल रहा है, तो आपको पहले नहीं पढ़ने वाला, ठीक है। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर आ जाओ फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये भी आपको समझ में थोड़ा बहुत आ जाए तो आ जाए, नहीं तो नहीं आना चाहिए समझ में, क्योंकि ये AC का क्वेश्चन है। AC हम 2 या 3 चैप्टर के बाद डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर में, इस क्वेश्चन में क्या क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कहा गया है, V इज इक्वल टू दे रखा है 220 साइन। अभी देखो थोड़ा बहुत भी अगर 5% भी समझ में आएगा ना, जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो जो भी बता रहे हैं थोड़ा सुनो ध्यान से। साइन कितना हो जाएगा 2 × 10⁻³ ऐसा दिया हुआ है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि करंट का एम्पलीट्यूड कितना होगा, यानी करंट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी इसमें पता करिए। साथ ही साथ L की वैल्यू दे रखा है 10 मिली हेनरी, C की जो वैल्यू दे रखा है, C है हमारा कितना 25 माइक्रोफैरड, एंड R की वैल्यू जो दे रखा है वो दे रखा है कितना 100, ठीक है। ध्यान से सुनना है बात। जब भी ऐसा कोई याद करो, तुम्हें मैंने SHM में एक चीज पढ़ाया था कभी, x बराबर कितना a sin ओमेगा t, ऐसा कुछ पढ़ाया था। इसको बोलते हैं क्या, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्प्लेसमेंट का एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, डिस्प्लेसमेंट का। तो सोचो अगर v बराबर, v यहाँ पर वोल्टेज है, v बराबर अगर इतना लिखा गया है तो इसको क्या बोलोगे, वोल्टेज का एम्पलीट्यूड। क्या बोलोगे इसको, वोल्टेज का एम्पलीट्यूड। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साथ ही साथ साइन है तो साइन है, t है तो t है। साइन और t के बीच में यहाँ ओमेगा है, तो यहाँ ओमेगा की जगह कितना आ गया 2 × 10⁻3। तो कह सकते हो ओमेगा कितना है 2 × 10⁻3। क्वेश्चन तुमसे I नोट पूछा है, V नोट पता है। कायदे से देखो क्या है, इस क्वेश्चन में अगर कोई बच्चा थोड़ा सा लोअर टाइप का बच्चा होगा, जिसको कि ज्यादा ज्ञान नहीं होगा इसी का, तो वो क्या क्या होगा पता है, वो सीधा करना भी चाहिए, ऐसे क्वेश्चन में करना भी चाहिए कि I नोट बराबर सीधा कह देगा कि करंट बराबर, उसमें फॉर्मूला पढ़ा है कितना V/R, तो कह देता I नोट बराबर V नोट बटे R, और V नोट कितना है यहाँ पर 220, R कितना है 100, आंसर आ जाता 2.2 एम्पीयर। बट ये आंसर सही है, बट तुक्के से सही है, बट तुक्के से सही। क्यों सही है तुक्के से, देखो रीजन इसका ये है। और जब भी नीट में अगर इस टाइप का क्वेश्चन वो फ्रेम करता है ना, तो वो ऐसा ही देगा कि आसानी से क्वेश्चन दिखने में तो डरावना हो। कायदे से जिसको एसी का कांसेप्ट पता है उसके लिए बहुत डरावना क्वेश्चन है, बहुत डरावना क्वेश्चन है। क्यों डरावना क्वेश्चन है, एक्चुअल में एसी का फॉर्मूला ये भी लगता है, हर जगह पर ये अप्लाई नहीं होता है। एक्चुअल में एसी में जो फॉर्मूला होता है वो होता है I नोट बराबर V नोट डिवाइडेड बाय Z होता है। क्या होता है, V नोट डिवाइडेड बाय Z। इसको हम लोग पढ़ेंगे, इसको इम्पीडेंस बोलते हैं। तो ये आएगा कितना, V नोट डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ होता है Z की वैल्यू होती है R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ये होता है। अब आपको ये पूरा सॉल्व करना है। अब XL जो होता है, XL बराबर होता है ओमेगा इंटू L, और XC बराबर होता है 1/ओमेगा इंटू C। अब अगर तुम इसको निकालो, कैलकुलेट करो, तो तुम देखो तुम्हें क्या मिलेगा, तुम्हें मिलेगा कि XL की जो वैल्यू है सर, ओमेगा हमारा कितना है सर 2 × 10⁻3, और L कितना है सर, L की वैल्यू है 10 मिली हेनरी, मतलब कि 10 × 10⁻³ इससे ये कट जाएगा, आंसर कितना आएगा इसका 20। और XC अगर निकालोगे तो XC होता है 1/ओमेगा C, ओमेगा का मतलब 2 × 10⁻3, और C का मतलब C है 25 मिली हेनरी, मतलब 25 × 10⁻⁻6। इसको सॉल्व करोगे ये हो जाएगा 1/50 इंटू इसको सॉल्व करोगे 10⁻³ ये ऊपर जाएगा, ये भी कितना आएगा 20। तो XL और XC दोनों यहाँ पर इक्वल आ जाता है। जब दोनों इक्वल आएगा तो ये पूरा पार्ट खत्म हो जाता है। जब ये पूरा पार्ट खत्म हो करके 0 हो जाएगा तो बचेगा कितना, V नोट डिवाइडेड बाय अंडर रूट R², मतलब कितना V नोट बाय R। इसीलिए तुम सीधा सीधा इसे कर दिए, तुम्हारा आंसर आ गया।
बट हर जगह पर वो अप्लाई नहीं हो जाएगा कि वी नॉट बाहर कर दोगे आंसर सही हो जाएगा। बट नीट अगर कोई क्वेश्चन सेट करता है तो जाहिर सी बात है उसे पता है कि बच्चा इतना कैलकुलेशन नहीं करेगा, उसको टाइम भी तो देखना है, तो टाइम मैनेज करने के लिए वो ऐसा देगा कि भाई डायरेक्ट नहीं आएंगे क्लास में, ये सिंपल सा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों ने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस पढ़ा है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों से होना चाहिए था सॉल्व। क्या प्रेशर याद ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, द मीन फ्री पाथ ऑफ ए मॉलिक्यूल इन एन आइडियल गैस A इज हाफ दैट ऑफ द अनदर आइडियल गैस B। ध्यान से सुनना, अगर मीन फ्री पाथ है रे नहीं आ रहा है समझ, साथ ही साथ बोल रहा है डायमीटर के बारे में कुछ बातें कर रहा है और नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बारे में बात कर रहा है इन यूनिट वॉल्यूम के बारे में, ठीक है ना। अगर याद करो थोड़ा बहुत भी मीन फ्री पाथ की बात है तो मैंने लैम्डा बराबर जो तुम लोगों को पढ़ाया है 1 बाय रूट 2 इनटू कितना पढ़ाया था, n इनटू पाई d स्क्वायर, ऐसा कुछ था। जहां तक मुझे याद आ रहा है कि लैम्डा बराबर मैंने जो पढ़ाया था टोटल डिस्टेंस हो गया था v इनटू t डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कोलिजन, उसके लिए रूट 2 से मल्टीप्लाई करते थे, टोटल नंबर ऑफ कोलिजन के लिए वॉल्यूम इनटू डेंसिटी लेते थे n इनटू, और वॉल्यूम लेने का मतलब हो गया v इनटू t और एरिया का मतलब हो गया पाई d स्क्वायर, तो vt का यहां से लिखा होगा। तो इतना मैंने बताया था लैम्डा बराबर इतना होता है, लैम्डा बराबर कितना होता है इतना। डायमीटर d क्या है, यहाँ पर मॉलिक्यूल का डायमीटर, और n जो है वो पार्टिकल की डेंसिटी है। n क्या है, पार्टिकल की डेंसिटी, या इसको यहाँ पर जो बोला गया है, यहाँ पर बोला गया है नंबर डेंसिटी, पार्टिकल डेंसिटी को यहाँ क्या बोला गया है, नंबर डेंसिटी। तो पार्टिकल डेंसिटी बोले या नंबर डेंसिटी बोले, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान से सुनना। तो तुम देख सकते हो कि दिस लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना है 1/nd स्क्वायर, ऐसा ही दिख रहा है ना। यानी तुम ये कह सकते हो लैम्डा ऑफ A डिवाइडेड बाय लैम्डा ऑफ B बराबर होगा n ऑफ B इनटू डायमीटर ऑफ B का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n ऑफ A इनटू डायमीटर ऑफ A का स्क्वायर, क्योंकि इनवर्सली है तो B वाला ऊपर चला जाएगा, A वाला नीचे आ जाएगा। क्या ये बात आ रही समझ में सब? अरे ये रेशियो वाला बहुत भगोड़े क्वेश्चन कराया हूं, नहीं कराया? हाँ, अब क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि मीन फ्री पाथ के बारे में कह रहा है दैट मीन फ्री पाथ ऑफ मॉलिक्यूल इन एन आइडियल गैस A इज हाफ दैट ऑफ द अनदर आइडियल गैस B। यानी कह रहा है कि लैम्डा ऑफ A बराबर है हाफ ऑफ द लैम्डा ऑफ B। ये क्वेश्चन कह रहा है। अगर तुम लैम्डा ऑफ B को इधर लेके चले जाओ तो तुम्हें साफ-साफ दिख जाएगा लैम्डा ऑफ A डिवाइडेड बाय लैम्डा ऑफ B जो है ये 1/2 के बराबर है। कितने के बराबर है? तो तुम इसकी जगह पर क्या डाल सकते हो, 1/2 डाल सकते हो, दैट विल बी इक्वल टू कितना, NB अपॉन NA मल्टीप्लाई बाय रही बात किसकी, डायमीटर। क्वेश्चन डायमीटर के बारे में ये करा है कि द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल मॉलिक्यूल ऑफ गैस A इज ट्वाइस द डायमीटर ऑफ B। यानी क्वेश्चन ये कह रहा है कि डायमीटर ऑफ A बराबर 2 टाइम ऑफ द डायमीटर ऑफ क्या है B। कोई परेशानी वाली बात? अगर तुम 2 को इधर लाओ तो ये 1/2 बराबर डायमीटर ऑफ B डिवाइडेड बाय डायमीटर ऑफ A, ऐसा कहा जा सकता है। क्या इसमें कोई परेशानी है? कोई परेशानी है? तो तुम यहाँ dV/dA जो है, इस dV/dA की जगह कितना लिख दो, 1/2, बट दोनों पर स्क्वायर लगाए तो इस पर क्या लगा दो, स्क्वायर। कोई परेशानी वाली बात नहीं। तो तुम्हारा जो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा NB डिवाइडेड बाय NA मल्टीप्लाई बाय कितना, 1/4। इसको अगर मल्टीप्लाई करो यहाँ 2 आ जाएगा, इस 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 बराबर हो जाएगा कितना, NB अपॉन कितना हो जाएगा, NA को उधर लेके चले जाओ तो NA बराबर तुम्हारा ये ले जाने की क्या जरूरत है, सही हो जाता है। ये NA को सीधा उधर कर दो तो NA बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा NB डिवाइडेड बाय कितना, भाई ये पूरा NB नहीं समझे बात? अरे नहीं पल्ले पड़ा तो कितना आ जाएगा हमारा, NB डिवाइडेड बाय NA इज इक्वल टू NB डिवाइडेड। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? हाँ, ऑप्शन इसका जो है 2 सही हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कह रहा है एक सिलेंड्रिकल कॉर्क है जो यूनिफॉर्म डेंसिटी का है, फ्लोट करता है इन लिक्विड ऑफ डेंसिटी ρ1। इफ द कॉर्क इज डिप्रेस्ड स्लाइटली एंड रिलीज्ड इट्स ऑसिलेशन हार्मोनिकली विद टाइम पीरियड t। इफ द same cork floats in another liquid of density ρ2 then it's similar। देखो इस क्वेश्चन में भी अगर किसी बच्चे को कॉन्सेप्ट इसका थोड़ा बहुत भी माइंड में होता ना तो बच्चा कर सकता था इस क्वेश्चन को। बच्चा क्या कर सकता था? बोलो, बच्चा क्या कर सकता था? कर सकता। कैसे कर सकता था? टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है 1/√of डेंसिटी। अगर ये फॉर्मूला उसको पता होता तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता। अगर किसी बच्चे को ये नहीं पता है, जाहिर सी बात है सबको नहीं याद रहता है फॉर्मूला, तो वो थोड़ा सा अपने कॉन्सेप्ट पर जाता और कॉन्सेप्ट पर जा करके देखता कि अगर ये एक कोई लिक्विड है, क्या है ये कोई लिक्विड है और इस लिक्विड के अंदर एक कोई सिलेंडर ऐसे रखा हुआ है। ध्यान से देखना रहा, ये कोई सिलेंडर ऐसे रखा हुआ है, ठीक है ना। और इस सिलेंडर ये अभी तैर रहा है, आराम से ये फ्लोट कर रहा है। कोई सिलेंडर है बड़ा सा, थोड़ा सा पार्ट इसका नीचे है, थोड़ा ऊपर है, तैर रहा है। अब इसको जैसे ही थोड़ा दबा के छोड़ दिया गया तो ये अप डाउन करना शुरू कर देगा, नहीं शुरू कर देगा। तो मान लो कि तुम इसको थोड़ा सा नीचे लाए, थोड़ा सा कितना नीचे लाए, इतना नीचे लाए, इतना, तो x नीचे लेकर के आए और इसके बेस के एरिया को a मान लो। कितना मान लो एरिया को? a। तो ये जो एक्स्ट्रा नीचे गया उतने पर एक्स्ट्रा बॉयंसी लगेगा फोर्स, और वही एक्स्ट्रा बॉयंसी फोर्स रीस्टोरिंग फोर्स का काम करेगा। किसका काम करेगा? तो एसएचएम में रीस्टोरिंग फोर्स जो होता है, अगर सिर्फ मैं मैग्नीट्यूड देखूं, मैं साइन में नहीं लेता हूं, तो मैं कहूंगा F बराबर कितना होता है? kx। कायदे से F बराबर -kx होता है, बट माइनस को इग्नोर करके चलते हैं। F बराबर कितना होगा हमारा? kx। कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने बोला कि ये एक्स्ट्रा जो अंदर गया है किसी एक्स्ट्रा पर लगने वाला बॉयंसी फोर्स का काम करेगा। अब अगर इसका तुम बॉयंसी देखोगे तो ये होता है कितना? वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस बाय द बॉडी। ये जो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ होगा एक्स्ट्रा, वो हो जाएगा एरिया इनटू x। यही तो वॉल्यूम होगा, इसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे, इनटू g कर दोगे, तो ये फोर्स बन जाएगा, दैट इज इक्वल टू kx। x से x कटेगा, k बराबर जो आएगा वो कितना? a रो g के बराबर। ये k की वैल्यू आ जाएगी। किसकी वैल्यू आ जाएगी? अब अगर तुम टाइम पीरियड देखते हो तो टाइम पीरियड बराबर होता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ कितना? m अपॉन, बोलो कितना? k। m अपॉन k। मास तो फिक्स है। इस सिलेंडर को चाहे जब इस लिक्विड में रखो या किसी और लिक्विड में रखो, सिलेंडर का मास तो नहीं बदलेगा भाई, इसका मास तो नहीं बदलेगा ना। इसको चाहे यहाँ पे रखो या मून पे ले जाकर रख दो, मास कभी नहीं बदलता है किसी भी बॉडी का। पता नहीं समझ में? तो तुम क्या कह सकते हो? तुम कह सकते हो टाइम पीरियड बराबर 2 पाई अंडर रूट ऑफ, मास तो सर वही रहेगा, k बदलने वाली चीज दिख रही है क्योंकि ये a इनटू रो इनटू g दिख रहा है। a वही है, a भी नहीं बदलेगा, g भी नहीं बदलेगा। बस अगर तुम मेटेरियल यानी ये लिक्विड को बदल दोगे, लिक्विड को बदलोगे तो ये डेंसिटी बदल जाएगी। तो तुम ये कहोगे कि टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय अंडर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ लिक्विड है। 1 बाय अंडर रूट डेंसिटी ऑफ क्या है? बोलो ना, डेंसिटी ऑफ लिक्विड है। तो तुम कुल मिला के ये कह सकते हो सर कि T1 अपॉन T2 जो आएगा सर वो अंडर रूट ऑफ ρ2 अपॉन कितना आ जाएगा? ρ1। नहीं आएगा समझ? अरे डेंसिटी का इन्वर्सली है तो 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। अब देखो टाइम के बारे में डेटा दिया हुआ है तुम्हें कि पहले केस में टाइम अगर t था तो दूसरे केस में टाइम 2t था। पहले केस में टाइम अगर t था यानी t1 को अगर t मानते हो तो t2 को कितना मानोगे? 2t। दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ कितना? ρ2 डिवाइडेड बाय ρ1। अगर तुम इस t से t को काट दो और रूट को उधर भेज दो तो तुम कह सकते हो रूट उधर जाके स्क्वायर हो जाएगा, 1/4 इज इक्वल टू तुम्हारा ρ2 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा? क्या मेरी बात है? मेरी बात है? अगर तुम्हें ये शॉर्टकट पता है, बच्चे पता है कहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं। बच्चे तो रट लिए टाइम पीरियड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। हो सकता है अगले साल नीट ऐसा क्वेश्चन दे दे कि लिक्विड वही है, लिक्विड को बदले ही नहीं। जब लिक्विड नहीं बदलेगा तो डेंसिटी नहीं बदलेगी, ऑब्वियस सी बात है। अगली बार क्या कर देगा? ये जो बॉडी जो भी ये सिलेंडर है, इस सिलेंडर की डेंसिटी को बदल देगा।
क्या कर देगा? मान लो इस सिलेंडर की डेंसिटी सपोज कर लो सिग्मा है, तो तुम क्या लिखोगे? इस सिलेंडर के मास की जगह पर तुम लिखोगे मास की जगह पर जो भी सिलेंडर का वॉल्यूम है इनटू उसकी डेंसिटी सिग्मा डिवाइडेड बाय a इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू g। अब अगले क्वेश्चन में अगर हीट ऐसा बना देता है, ये ऐसा पेपर बना देता है कि लिक्विड को बदले ही नहीं सिलेंडर को ही बदल दे, तब तुम्हारा यही टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ सिलेंडर हो जाएगा। तब डायरेक्टली अब हर जगह एक ही तो नहीं लगा देंगे ना, देखना है कि क्या चीज क्वेश्चन में दे रखा है। नहीं आ रही मेरी बात समझ? अरे नहीं समझे? अभी के क्वेश्चन में क्या था कि एक बार इस लिक्विड में रखा, अगली बार उसी सिलेंडर को ला करके दूसरे लिक्विड में रखा, इसकी डेंसिटी ρ2, इसकी डेंसिटी ρ1, दोनों जगह के टाइम पीरियड का जो है रेशियो या उसके बारे में डेटा दिया हुआ था, बोला था ρ2 बाय ρ1 क्या होगा। बात क्लियर है? अरे बात क्लियर है? हाँ सर। चलो कितना क्लियर है मुझे दिख रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक बात ठीक है? कौन सा नेक्स्ट होना है? ये क्या है? अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 आगे बढ़ा रहे। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे कंसीडर ए स्प्रिंग मास वगैरह वगैरह कुछ कुछ करके दे रखा है, एक्स और बी के ग्राफ के बारे में बोला है। सुनना ध्यान से, ये भी एसएचएम का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पार्टिकल है स्प्रिंग मास सिस्टम का और उसका जब एसएचएम होता है और उसकी वेलोसिटी और पोजीशन का जब ग्राफ बनाया जाता है तो वो ग्राफ सर्कुलर आता है। कैसा आता है? सर्कुलर। अगर तुम किसी भी सर्कल को ड्रॉ करते हो, ये मान लो y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये सर्कल है, इस सर्कल का इक्वेशन तुम्हें सतीना मैम ने पढ़ाया होगा कि y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बराबर होता है रेडियस का स्क्वायर। ऐसा पढ़ा है? ये क्वेश्चन पढ़े हो कभी? नहीं पढ़े? और ये रेडियस क्या होगा? कांस्टेंट होगा किसी भी सर्कल। क्या होगा ये? मतलब y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बराबर क्या? कांस्टेंट। y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर क्या? कांस्टेंट। तो सोचो अगर y और x ना लेकर के अगर v और x लिया गया हो, क्या लिया गया हो? क्या लिया गया हो? v और x लिया गया हो, तो मतलब y एक्सिस पर v आ गया और ये ग्राफ अगर सर्कल बन रहा है तो तुम कहोगे v स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बराबर क्या आना चाहिए सर? ये आना चाहिए, ये आना चाहिए। तो कह रहा है कि वो जो एसएचएम हो रहा है उस एसएचएम में कुछ के वे की कुछ वैल्यू पूछा है। क्या चीज की वैल्यू पूछा है? के की वैल्यू पूछा है ना आई थिंक। और मास शायद 1 kg या कुछ दिया हुआ है। क्या मास की कुछ वैल्यू? मास m है। अच्छा मास m है ना। सी एसएचएम में अगर तुम याद करो तो एसएचएम में मैंने वेलोसिटी का तुम्हें एक इक्वेशन पढ़ाया होगा, v बराबर होता है ओमेगा अंडर रूट ऑफ प्लस माइनस को इग्नोर करो a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ऐसा कुछ इक्वेशन पढ़ा है? ये इक्वेशन याद है? v बराबर ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अगर तुम दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो तो तुम्हें दिखेगा v स्क्वायर बराबर है ओमेगा स्क्वायर इनटू कितना a स्क्वायर माइनस बोलो कितना x स्क्वायर। तुम ये कह सकते हो v स्क्वायर बराबर होगा ओमेगा स्क्वायर इनटू a स्क्वायर माइनस होगा ओमेगा स्क्वायर इनटू कितना x स्क्वायर। तुम x वाले को इधर ले लो तो v स्क्वायर बराबर v स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इनटू x स्क्वायर बराबर कितना ओमेगा स्क्वायर इनटू a स्क्वायर। किसी भी एसएचएम का ओमेगा भी फिक्स होता है, a भी फिक्स होता है, मतलब ये क्या हो गया तुम्हारा कांस्टेंट। तो आरएचएस तो तुम्हारा मैच कर गया कि कांस्टेंट आ गया। एलएचएस में देखो पहले v स्क्वायर है, v स्क्वायर आ गया, x स्क्वायर है, x स्क्वायर आ गया, बट यहाँ x से पहले कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ x से पहले ओमेगा स्क्वायर है। तुम कह सकते हो ओमेगा स्क्वायर बराबर कितना 1 होना चाहिए। और याद करो ओमेगा स्क्वायर बराबर मैंने बताया है k अपॉन m होता है, k अपॉन m बराबर 1 होगा, मतलब k की वैल्यू जो होगी वो m के बराबर। k की वैल्यू कितनी हो जाएगी? m के। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 बताऊं बताऊं। क्वेश्चन नंबर 5 को अगर देखो तो ये थर्मोडायनामिक्स का क्वेश्चन है। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्वेश्चन पूछा गया है, कह रहा है कि 1 मोल का है एन एडियाबैटिक एक्सपेंशन इन एन एडियाबैटिक एक्सपेंशन टेंपरेचर ऑफ 1 होना। 1 मोल गैस है, कितना मोल गैस है? 1 मोल। एन की वैल्यू कितनी है बेटा? 1 मोल है। प्रोसेस कैसा है? एडियाबैटिक प्रोसेस है। कह रहा है कि इसका टेंपरेचर जो है इनिशियल टेंपरेचर है 60 केल्विन और यहाँ से फाइनल टेंपरेचर हो जाता है कितना? 50 केल्विन। और हमसे क्वेश्चन में एक और चीज दिया हुआ है गामा। गामा की वैल्यू कितनी? 5/3।
हमसे पूछा है वर्क डन कितना होगा पता करके बताइए। तो तुम्हें एक फॉर्मूला पता होना चाहिए एडियाबेटिक प्रोसेस का कि एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क डन जो होता है 1/γ-1 इनटू होता है P1 इनटू होता है क्या इनटू क्या होता है हमारा P1 V1 माइनस कितना P2। ये क्वेश्चन तुम्हें याद होना चाहिए। एडियाबेटिक प्रोसेस के वर्क डन का फार्मूला 1/γ-1 P1 V1 माइनस P2 V2। तो तुम यहाँ पर क्या कर सकते हो, इसको अगर डालोगे तो ये हो जाएगा 1/γ की वैल्यू कितनी 5/3 माइनस 1 P1 V1 की जगह तुम लिख सकते हो NR T1 माइनस कितना NR बोलो T2। n तो 1 दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल की वैल्यू 1 है, 1 लिखने की अपने को कोई जरूरत नहीं है। इसको सॉल्व करोगे अगर तो ये 5 माइनस 3/3 यानी 2/3 आएगा। 3 को ऊपर भेज दोगे तो ये हो जाएगा कितना 3 बाई कितना हो जाएगा 2 इनटू r को भी कॉमन लेकर के बाहर कर दो तो बचेगा क्या है यहाँ पर T1 माइनस बोलो कितना T2। तो ये हो जाएगा 3/2 इनटू r की वैल्यू है 8.3 और T1 माइनस T2 यानी कि 60 माइनस 50 करोगे ये 10 आ जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अरे कोई दिक्कत है नहीं। तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये पॉइंट को हटा दो नीचे 10, इस 10 से 10 को काट दो, ये हो जाएगा 3 3 9 और 3 8 24 डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा 2 1 2 2 4 2 4 8.5। दिस विल बी नहीं समझ फॉर्मूला अगर याद है तो क्वेश्चन करना, और अगर ढंग से फॉर्मूला पता, मैं मानता हूं कल का पेपर बहुत टफ आया, बट अगर तुम्हें फॉर्मूला पता हो ना पूरी फिजिक्स में तो तुम कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन कर सकते हो। कुछ क्वेश्चन ऐसा है जो आसानी से हो रहा है, कुछ क्वेश्चन ऐसा है जो काफी कॉम्प्लिकेटेड है, बच्चे के ऊपर से जा रहा है। ठीक है, 25 क्वेश्चन तक अगर तुम्हें पूरे फिजिक्स पे कमांड है तो 25-30 क्वेश्चन इतना टाइम है कि 1 घंटे में तुम कर सकते हो 25-30 क्वेश्चन। नहीं समझे बात? क्वेश्चन नंबर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी अभी आपको नहीं पढ़ाया गया है, बट ये रिकॉर्डिंग भी कर लो। हां, फिर मैं ये क्यों बोल रहा हूं नहीं पढ़ाया गया, तुम लोग को सब कुछ पढ़ाया गया तुम लोगों को सब कुछ पढ़ाया गया है ना। अरे क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, याद ही कर लो, काम आएगा तुम्हारे बोर्ड में भी आता है अक्सर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में मैं हमेशा जब भी टॉपिक पढ़ाता हूँ तो हर बच्चे को कहता हूँ बेटा कुछ पढ़ो या ना पढ़ो, एक टेबल है वो टेबल रट दो। उसी टेबल से नीट में भी अक्सर क्वेश्चन आता है, उसी टेबल से बोर्ड में भी क्वेश्चन आता है। ठीक है ना, वो टेबल है कि 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसका एप्लीकेशन और उसकी फ्रीक्वेंसी याद कर लो बस, समझ रहे हो, उसका एप्लीकेशन और उसकी, उसी पर ये क्वेश्चन आया है। सबसे पहला है माइक्रोवेव। नाम से ही पता चलता है कि माइक्रोवेव ओवन नाम तुम लोग सुने होंगे। माइक्रोवेव ओवन यानी कि जिसका हम इस्तेमाल करते हैं खाना वाना को गर्म करने के लिए। तो ऑब्वियस सी बात है कि माइक्रोवेव अगर बोला है तो फूड वगैरह को गर्म करने के लिए यूज किया जाता होगा। तुम देखो कि पी का कहाँ चला जाएगा, 2 में चला जाएगा, फॉर वार्मिंग द फूड। नहीं आ रही बात समझ, नहीं आ रही बात समझ, फॉर वार्मिंग द फूड यानी पी किस में चला जाएगा, 2 में। और पी का 2 जो है, पी का 2 जो है वो ऑप्शन 1 में है और ऑप्शन 2 में है। ऑप्शन 1 में है और ऑप्शन, बात आ रही समझ में? तो या तो हमारा 1 होगा या 2 होगा। अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट का जो हम जनरली इस्तेमाल करते हैं, उससे पहले रुक जाओ, एस का हम जो है रेडियो वेव है, रेडियो वेव का हम इस्तेमाल करते हैं। याद करो तुम, रेडियो पुराने जमाने में चला करता था, उसमें हम सुनते थे एफएम, बोलते थे कि एफएम है ना, ऐसा कुछ सुनते थे। तो रेडियो वेव का बेसिकली हम एफएम और एएम में इस्तेमाल करते हैं। कहाँ इस्तेमाल करते हैं? एफएम और, हालांकि एफएम और एएम का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ठीक है ना, बट उतना नहीं जाना, हमें देहाती भाषा में पता है कि रेडियो में एफएम कुछ होता था, है ना। तो रेडियो वेव कहाँ चला जाएगा? एफएम एएम में, यानी इसका मतलब अपना एस जो चला जाएगा वो किस में चला जाएगा? 3 में। अब देखो पी का 2 और एस का 3 कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन फर्स्ट, तो फर्स्ट करेक्ट हो जाए, फर्स्ट करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में जरूर चाहूंगा आप लोगों के साथ डिस्कस करूं। ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से कल के पेपर में 80% बच्चों ने छोड़ा होगा, 80% बच्चों ने इस क्वेश्चन को स्किप किया होगा। बट ये क्वेश्चन आप लोगों को चूंकि पढ़ा रखा हूं ये टॉपिक, तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है बहुत ईजी, बट 80% बच्चों ने इस क्वेश्चन को क्या होगा? अरे बोलो ना, छोड़ दिया। क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन पढ़ोगे तो बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि ये एक स्फीयर है, ये क्या है बेटा? ये एक स्फीयर है। इस स्फीयर में यहाँ पर एक कोई पॉइंट है ए
और यहाँ पर एक कोई पॉइंट है क्या, बी, ठीक। और ये एक इंसुलेटिंग स्फीयर है। कैसा स्फीयर है, इंसुलेटिंग। इस इंसुलेटिंग स्फीयर के अंदर में भी चार्ज होता है। इंसुलेटिंग स्फीयर के, अरे बोलो ना, चार्ज होता है। कहाँ होता है चार्ज, अंदर है। इसके रेडियस को कितना मान लो बेटा, r रेडियस है। कह रहा है इसकी जो दूरी है ना, इसकी दूरी है 2r और इसकी दूरी कितनी है बेटा, 3r। यहाँ तक बात क्लियर है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी वन कूलम चार्ज को a से लेकर के b पर या b से लेकर के a पर, जो भी कहा हो, यहाँ से यहाँ बोलो या यहाँ से यहाँ बोलो, किसी चार्ज को, कितने चार्ज को, वन कूलम चार्ज को यहाँ से लेकर के यहाँ जाना है। तो पूछ रहा है कि वर्क डन जो है, वर्क डन के बारे में कुछ डेटा दिया हुआ है कि वर्क डन इतना होता है, तो n की वैल्यू या कुछ दिया हुआ है, उसकी वैल्यू क्या होगी, ऐसा कुछ क्वेश्चन है ना। मैंने तुम लोगों को पढ़ाया है बेटा कि वर्क डन बराबर होता है जिस चार्ज को लेके चले मल्टीप्लाई बाय कितना, डेल्टा वी, मल्टीप्लाई बाय कितना, ये पढ़ाए। तो अगर तुम यहाँ से चले और यहाँ पहुंचे तो दोनों का डेल्टा वी निकाल लो ना, यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ के पोटेंशियल को माइनस कर दो, डेल्टा वी आ जाएगा, कोई दिक्कत। तो बताओ A का पोटेंशियल कितना होगा, A का पोटेंशियल कितना होगा। कोई स्फीयर है, स्फीयर के बाहर में अगर कोई पॉइंट है तो स्फीयर के बाहर में, याद करो, अगर बाहर में कोई पॉइंट है तो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है KQ डिवाइडेड बाय R। नहीं पढ़े ऐसे, पढ़े। तो A पर जो पोटेंशियल हो जाएगा वो हो जाएगा K इंटू, K मतलब 1/4πε0, K इंटू जो भी उसके अंदर चार्ज है डिवाइडेड बाय कितना, 2R। और अगर तुम V भी निकालो तो कहोगे कितना, KQ डिवाइडेड बाय कितना, 3R। तो अगर तुम डेल्टा V निकालना चाहते हो बेटा, कुछ नहीं, मैग्नीट्यूड, क्वेश्चन में पूछा है मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्क डन, साइन से अपने को कोई मतलब नहीं है, तो तुम बड़े में से छोटे को माइनस कर दो, यानी KQ/2R में से माइनस कर दो KQ बटे किसको, 3R को। तुम्हें डेल्टा V का पता चल जाएगा कि KQ/R तो बाहर आएगा सर, यहाँ बचेगा 1/2 माइनस 1/3। इसको जब हम सॉल्व करेंगे सर तो ये आएगा KQ बटे कितना, 6R। यहाँ तक बात क्लियर है, यहाँ तक बात क्लियर है। डेल्टा V आ गया। अच्छा, इसको एक काम और कर लो, इसको एक काम और कर लो, ये जो क्या इसे लिख लो, वर्क डन। वर्क डन बराबर क्या, Q इंटू बोलो कितना, जिस चार्ज को लेके गए हैं वो 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज है। कितना चार्ज है वो, तो Q की वैल्यू 1 डालोगे तो ये तो 1 ही हो जाएगी, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो तुम क्या कहोगे, वर्क डन बराबर कितना सर, K का मतलब कितना, 1/4πε0। अब पंगा इस चार्ज का है, इसके अंदर कितना चार्ज होगा, इसके अंदर चार्ज कितना होगा, जबकि इसकी डेंसिटी दी हुई है, क्या दी हुई है, तो तुम कहोगे इसके अंदर जो चार्ज होगा सर वो होगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम कितना, 4/3πr का क्यूब इनटू डेंसिटी। याद करो, मैंने वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ाया है तुम्हें, वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी इज टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम, ऐसा पढ़ाया है मैंने। अरे लीनियर डेंसिटी लैम्डा बराबर पढ़ाया Q/L, सिग्मा बराबर पढ़ाया Q अपॉन एरिया, ये सब कुछ पढ़ाया है, देखो नोट कर, नहीं पढ़ाया। तो अगर वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी दिया हुआ है तो तुम Q की जगह क्या लिख सकते हो, 4/3πr का क्यूब इनटू कितना, रो। तो तुम इस Q की जगह क्या लिख लो बेटा, Q की जगह लिख लो 4/3πr का क्यूब इनटू रो, और नीचे में कितना बचा बेटा, नीचे में कितना बचा तुम्हारा, 6R। कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है तो 4π से 4π उड़ा दो, और तुम क्या काट सकते हो बेटा, R से स्क्वायर को उड़ा दो तो यहाँ पर 2 बचेगा। कुल मिलाकर के तुम्हारा वर्क डन जो आएगा, वर्क डन बराबर आएगा रो इनटू R स्क्वायर अपॉन यहाँ मल्टीप्लायर, ये हो जाएगा 18ε0। कोई दिक्कत वाली बात है, कोई दिक्कत? यही वैल्यू जो तुम्हें दे रखा है क्वेश्चन में, कहा है कि वर्क डन कितना है, रो R स्क्वायर बाय n ε0, यही दिया हुआ है ना, यही दिया हुआ है। तो देखो रो R से रो R स्क्वायर कट गया, ε0 से ε0 कट गया, n बराबर कितना आया, 18। नहीं पल्ले पड़ा, पल्ले पड़ा, कितना आसान क्वेश्चन, नहीं आसान, बट इसको लिखो तुम। मैं चाहूंगा कि इस क्वेश्चन को लिखो, इसलिए लिखो कि क्योंकि ये टॉपिक अभी तुम जस्ट रिसेंट में पढ़े हो, ये तुम्हें आना चाहिए करने, ये तुम्हें आना चाहिए। हाँ क्या बोलते बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 लिखो।
ये तो हमारा डुअल नेचर का क्वेश्चन, ये तो सदपुर में समझा देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्लास 11 का, ये तुमसे हो जाएगा आराम से। जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। ये सब क्वेश्चन आना चाहिए करने के लिए। अगर हम किसी चार्ज को एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट पर गए हैं तो वर्क डन बराबर होता है 2 into डेल्टा। n की वैल्यू आ जाएगी 18, है ना। घोष-पोछ हो रहा है क्या रे? ज्यादा घोष-पोछ हो गया है क्या? नहीं ना? हाँ? समझ में आ रहा है? नहीं आया? है ना? बस पहले वो लिख लेना, फिर ये वाला पार्ट कर लेना। ये सब तो बस मैं समझाने के लिए कराया, इन सब में ज्यादा दिमाग मत लगाना। हो गया? हो गया? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो ये। क्वेश्चन नंबर 8, जो बच्चा डुअल नेचर वाला टॉपिक पढ़ा रखा होगा उसके लिए क्वेश्चन बहुत इजी, अगर वो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाया होगा, थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस लगाया होगा, और जिस बच्चे ने अगर ये चैप्टर पढ़ा होगा उसके लिए क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत इजी है। करो करो तेरा करे रे। क्वेश्चन नंबर 8 में ये कह रहा है कि एक मेटल की प्लेट है, कैसी प्लेट है बेटा? मेटल की प्लेट पर लाइट आकर के फॉल कर रहा है। क्या फॉल कर रहा है? लाइट, ध्यान से, लाइट आकर के फॉल कर रहा है, समझे? मैं जब ये चैप्टर आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा उसमें मैं एक चीज बताऊंगा कि जब भी ये फॉल करता है तो इसमें जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट होता है, करंट क्या चीज? करंट और इंटेंसिटी, करंट और इंटेंसिटी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ग्राफ कैसा जाता है? स्ट्रेट। करंट और कौन? इंटेंसिटी। करंट और इंटेंसिटी, और इंटेंसिटी का डायरेक्ट रिलेशन है पावर के साथ। इंटेंसिटी बराबर होता है पावर अपॉन एरिया। क्या होता है? पावर अपॉन एरिया। तो जैसे जैसे यहाँ जो लाइट आ रहा है, क्वेश्चन कह रहा है ये जो लाइट आ रहा है उसका पावर डिक्रीज हो रहा है। पावर क्या हो रहा है? तो जैसे जैसे ये पावर डिक्रीज होगा वैसे वैसे ये इंटेंसिटी क्या होगा? और अगर इंटेंसिटी डिक्रीज होगा तो करंट क्या होगा? डिक्रीज। तो ग्राफ जो होगा, मान लो ये करंट है, ये करंट है, और ये मान लो टाइम है, तो चूंकि जैसे जैसे पावर घटेगा वैसे वैसे इंटेंसिटी की वैल्यू घटेगी। जैसे जैसे इंटेंसिटी घटेगा करंट की वैल्यू घटनी शुरू हो जाएगी। मतलब धीरे धीरे टाइम के साथ करंट की वैल्यू घटती चली जाएगी। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा करंट घट करके नीचे आता चला जाएगा। नहीं आ रही बात समझ? जैसे जैसे हमारा टाइम यहाँ से इधर जाएगा वैसे वैसे करंट हमारा यहाँ से नीचे आएगा। ग्राफ हमारा ऐसा। कोई परेशानी? कोई परेशानी? भाई जब टाइम जीरो था, टाइम जब जीरो था तो करंट यहाँ पर था। टाइम जब यहाँ आया तो करंट यहाँ पर आ गया। टाइम यहाँ आया तो करंट यहाँ आ गया। टाइम यहाँ आया तो करंट, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। साथ ही साथ इसमें एक और टर्म है स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल को पावर या इंटेंसिटी से कोई मतलब नहीं होता है। स्टॉपिंग पोटेंशियल को पावर या कह लो इंटेंसिटी से कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल भले तुम पावर को कुछ भी कर दो, स्टॉपिंग पोटेंशियल इस मटेरियल पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? मटेरियल पे डिपेंड करता है। जब तक ये मेटल नहीं बदलेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं बदलता है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का ग्राफ जो होगा टाइम के साथ नहीं बदलेगा, ये कांस्टेंट। ये क्या रहेगा? कांस्टेंट। कोई दिक्कत वाली बात है? खैर ये टॉपिक जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं एक्सप्लेन करूंगा इन चीजों को।
एक और मैं क्वेश्चन डिस्कस करना चाहूंगा बस ये लास्ट, फिर मैं छोड़ दूंगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, क्योंकि ये टॉपिक भी आप लोग पढ़ रखे हो, इलास्टिक कोलिजन से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, बस इस क्वेश्चन को मैं डिस्कस करा करके छोड़ दूं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा नंबर बेटा? अगर कोई बच्चा को ठीक ठाक कोलिजन का कॉन्सेप्ट पता होगा तो ये क्वेश्चन वो आसानी से कर पाया होगा। ये एक बॉब है जिसका मास कितना है, m, एक बॉब है जिसका मास कितना है, m है, और यहाँ से एक और चीज, एक और कोई ब्लॉक है, इसका भी मास कितना है, m है, और ये इधर की तरफ चल कर के आ रहा है, किसी वेलोसिटी से आ रहा है, उस वेलोसिटी की कुछ वैल्यू दी हुई है, बताना है 10 मीटर पर सेकंड। कितने से आ रहा है ये? 10 मीटर पर सेकंड। और इसकी वेलोसिटी अभी कितनी है बेटा? इसकी वेलोसिटी कितनी है? 0। ये चुपचाप बैठा, कैसे बैठा हुआ? और आकर के टकराता है, और टकराने पर कैसा कोलिजन करता है? इलास्टिक कोलिजन करता है। कैसा कोलिजन करता है? अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका ठीक ठाक कमांड नहीं होगा टॉपिक पे, वो ये फॉर्मूला लगाने लग गए होंगे, v1 बराबर जो फॉर्मूला होता है क्या हमारा, m1 माइनस m2 इंटू u1 प्लस 2m2 u2 डिवाइडेड बाय कितना, m1 प्लस m2, और इसमें भी टाइम आपका बिल्कुल बर्बाद होगा। मैंने आपको इलास्टिक कोलिजन में ये पढ़ाया है कि अगर दो बॉडी का मास सेम हो, दो बॉडी का मास सेम हो, और वैसे सिचुएशन में जब इलास्टिक कोलिजन होता है तो दोनों की वेलोसिटी एक दूसरे से एक्सचेंज हो जाती है, इंटरचेंज हो जाती है। मतलब ये जैसे ही आपके यहाँ टकराएगा, इसकी वेलोसिटी यहाँ पर आकर के 0 हो जाएगी, और ये इसी वेलोसिटी से चलना शुरू कर देगा। पता है समझ? यानी कि इसकी हो जाएगी 0 और इसकी हो जाएगी कितनी, 10 मीटर। तो अब सोचो, जब ये यहाँ से ये वाला ब्लॉक जब चलेगा, किस स्पीड से चलेगा, 10 मीटर पर सेकंड। किस स्पीड से चलेगा? तो ये क्या होगा, ये यूं चलते 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 ऐसा कहीं पहुंचेगा, यहाँ कहीं पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, और जब यहाँ पहुंचेगा और फिर यहाँ से लौटेगा, ये नीचे जब लौटना चाहेगा तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कितनी हो चुकी होगी, टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाके वेलोसिटी कितनी हो गई होगी, यहाँ से चली कितने से, 10 मीटर पर सेकंड से। तो तुम ये कह सकते हो कि सर ये अगर h हाइट पर आया है, h हाइट पर चल करके आया है, तो यहाँ पर जो भी काइनेटिक एनर्जी इसकी थी वो यहाँ जाके क्या बन चुकी है, पोटेंशियल एनर्जी, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब यहाँ की काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², दैट विल बी इक्वल टू यहाँ पर जाकर क्या बन गई, पोटेंशियल एनर्जी, मतलब कितना, mgh। m से m कटा, तुम कह सकते हो हाफ इंटू v² का मतलब कितना, 10 का स्क्वायर मतलब 100 बराबर कितना, g इंटू कितना h, g का मतलब 10, 10 से 0 को काट दो, 2 से 10 को काटोगे, h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 मीटर। नहीं आई बात समझ? अरे नहीं आई बात समझ में? आई? तो तुम देख सकते हो क्वेश्चन बहुत मुश्किल भी नहीं है, बट क्वेश्चन लेंदी है। क्वेश्चन क्या है, लेंदी। क्वेश्चन को पढ़, अब मैं तो तुम्हें ऐसे बता दिया क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने पढ़ रखा था, मैंने कर रखा था। अदरवाइज अगर मेरे सामने भी नया क्वेश्चन आता तो मैं पहले आराम से पढ़ता। बॉब डी ऑफ मास m at rest is hanging vertically from the ceiling via massless string of length 10 मीटर। अच्छा, लंबाई 10 मीटर है, उसको भी मैं मेंशन करता। फिर लिखता है shown in the figure point mass a of mass m वगैरह वगैरह। पहले क्वेश्चन पढ़ते, फिर क्वेश्चन समझते, फिर सॉल्व करते, पहले तो उसके बाद फॉर्मूला याद करते, कॉन्सेप्ट, टाइम निकल जाता। नहीं आ रही बात समझ? तो खैर, अगर ऐसा कभी भी आपके सामने पेपर आ जाए, पैनिक नहीं होना है, आराम आराम से जो क्वेश्चन का आपको कॉन्सेप्ट ठीक ठाक से पता है उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट लीजिए, जो नहीं पता है उसको स्किप करके आगे बढ़ते चले जाइए। थैंक यू सो मच। समझे?